सरवत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। महंगाई के महामारी ने हमरा हटा बिठा दिया, हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया। जनता ही इतिहास और भविष्य का निर्माण कर सकती है। और जब चुनाव आता है तभी वो नेता होते हैं, और चुनाव के बाद और चुनाव के पहले वो जनता के लिए कहीं कोई आंदोलन, कोई मुद्दा, कोई एजेंडा उनके सामने होता नहीं। सर आप खानाबदोश कह सकते हैं ना सर, मैं खानाबदोश नहीं कह सकता हूँ। ये वही पब्लिक है ना सर जिसका इलेक्शन कार्ड बना हुआ है सर। आप इनके बीच वोट मांगने आते हैं, हर एक जनप्रतिनिधि वोट मांगने आता होगा, पर इनकी जब समस्याओं की बात होती है तो वो तमाम लोग कहाँ चले आते हैं। इनके बाबूजी का पैसा हम नहीं मांगते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल्ट। अभी थोड़ी देर पहले जो संगीत सुन रहे थे आप, वो यहीं बज रहा था और उसके पीछे एक जनप्रतिनिधि बैठे थे। अंजनी जी हमारे साथ हैं, जिला परिषद के उम्मीदवार हैं इस क्षेत्र में और काफ़ी पुराने नेता हैं कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, मार्क्सवादी, लेकिन ये दल विहीन चुनाव है। अच्छा सर, मैं बस आपके इंट्रोडक्शन के लिए कह रहा था कि कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा से आप आते हैं। हाँ, वो तो आते हैं, प्रगतिशील विचारधारा है। और CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के हम स्टेट सेक्रेटरी हैं बिहार के स्टेट सेक्रेटरी। हाँ, बहुत बड़ी बात है सर, आप हमको समय दे रहे हैं। सबसे पहले एक सवाल करना चाहूँगा सर, आप जो ये गाना बजवा रहे हैं कि अब की बारी महंगाई की मार नहीं चलेगी, है ना सर, किसके बस का है ही? सरकार तो हाथ खड़ा कर चुकी है। देखिए, संविधान ने जनता को मालिक बनाया है जी, और जब संविधान ने जनता को मालिक बनाया है तो सरकार जब हाथ खड़े करती है और सरकार जब कॉरपोरेट घरानों के हाथ इस देश को सुपुर्द कर चुकी है तो उस हालत में जनता ही इतिहास और भविष्य का निर्माण कर सकती है। जनता चाहेगी, परिवर्तन की वो हवा तैयार कर देगी कि कॉरपोरेट घरानों के हाथ से देश के बागडोर को निकालकर मजदूर किसानों के हाथ में देश का बागडोर सौंप देगी। महंगाई रूपी डायन, महंगाई की मार स्वयं अपने आप ठहर जाएगी। सर इस चीज़ की लड़ाई आपकी पार्टी और आपके जैसे लोग लगभग तब से कर रहे हैं जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, और आज तक जो माहौल है, जो परिवेश है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आया हो तो अच्छी बात है। सर अब राष्ट्रीय राजनीति को छोड़कर मैं क्षेत्रीय राजनीति की बात करूंगा। आप जिला परिषद के उम्मीदवार हैं इस क्षेत्र में, तो आप अभी तक जा रहे हैं, 1-2 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर चुनाव आ जाएंगे, लोग मतदान करेंगे, तो माहौल क्या है? कहीं ना कहीं गेट टुगेदर होते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं, तो रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? देखिए, चुनाव आता है तो चुनाव के समय बहुत सारे नेता भी आ जाते हैं। अच्छा। नाम लिखाते हैं, भाग दौड़ होती है, चुनाव होगा, चुनाव के बाद फिर वो सब अपने अपने बिलों में चले जाएंगे। मेरे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता जो जन आंदोलनों का सिपाही है, इसके लिए चुनाव बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। चुनाव हो तब भी और चुनाव नहीं रहे तब भी हम लोग तो सदा सर्वदा एक समान जनता की आवाज़ बनकर जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हमें जीत और हार से फर्क नहीं पड़ता है? जीत हार हमारी नहीं होती। अच्छा। कुछ लोग समझते हैं कि उम्मीदवार की जीत हार होती है। मेरे डिक्शनरी में जीत हार किसी उम्मीदवार की नहीं, और भाग्य का फैसला उम्मीदवार का नहीं होता। भाग्य और जीत हार का फैसला जनता का है। जनता के आंख में धूल झोंक कर गलत उम्मीदवार जीत जाते हैं तो ये हार जनता की है।
अगर जनता का मनपसंद और जनता की आवाज बोलने वाला प्रतिनिधि जीत जाता है तो वो जनता की जीत होती है, उम्मीदवार की जीत हार होती नहीं। हम लोग समझते हैं कि उम्मीदवार की जीत हार होती है, इसलिए जीत हार हमेशा देखिए, संघर्ष करने वाले कभी हारते नहीं और कभी थकते नहीं। हम 2001 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। और 2001 में जो हमारे साथ चुनाव लड़े आज वो एक भी मैदान में नहीं है जी। 2006 में जो लड़े वो भी मैदान में नहीं है। अच्छा। 2011 में लड़े, बहुत ज़्यादा घर जले गए। 2016 वाले भी बहुत नंबर कटा चुके हैं। और जब चुनाव आता है तभी वो नेता होते हैं, और चुनाव के बाद और चुनाव के पहले वो जनता के लिए कहीं कोई आंदोलन, कोई मुद्दा, कोई एजेंडा उनके सामने होता नहीं। इसलिए हम जो घूमते हैं इस बार तो हमको लगता है कि जनता हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। अगर आप सर्वे देख लें, कर लें, तो जनता हमसे कई कदम आगे बढ़ करके इस निर्णय के मोड में और मूड में है कि नहीं, इस बार की जीत हार जनता रिस्पॉन्स लेगी और ये जीत हार जनता की होगी और इस बार जनता जीत जाएगी। चुनाव सभी उम्मीदवारों को हारना पड़ेगा। सर, हम तो दिन भर जनता के बीच में ही रहते हैं और हर एक तरह के जनप्रतिनिधियों से मिलने जुलने का हमारा सिलसिला चालू है पिछले पहले चरण के चुनाव से ही लगातार। तो सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अकस्मात मुलाकात हुई है आपसे यहाँ बलहपुर चौक है ये दर्शकों, और सोनापुर बलहपुर का संगम स्थल है। हाँ, सोनापुर और बलहपुर का संगम स्थल, बलहपुर चौक के नाम से मैं जानता हूँ इस जगह को। सर, आपसे जन समस्याओं को लेकर एक सवाल रहेगा कि यहाँ जो बांध पर, मैंने पहले भी बाढ़ के समय में इस बात को उठाया था, जिला प्रशासन तक पहुँचाया था, यहाँ के वर्तमान विधायक तक पहुँचाया था, सांसद महोदय तक भी मैंने ये बात पहुँचाई कि बलहपुर बांध के दोनों किनारे जो गरीब लोग रहते हैं, जो मजदूर तबके के लोग रहते हैं, जिन्हें रहने के लिए अपना आवास नहीं है, जिन्हें आज तक किसी सरकारी अनुदान का लाभ नहीं मिला, जिन्हें खुद का एक शौचालय नहीं है, जिन्हें कभी इंदिरा आवास नहीं मिला, आप यूं कह लीजिए कि उनको रहने के लिए खुद के लिए एक छोटी सी जमीन भी नहीं है। खाना बदोश है, खाना एक शब्द। तो सर, आप खाना बदोश कह सकते हैं ना सर, मैं खाना बदोश नहीं कह सकता हूँ। ये वही पब्लिक है ना सर जिसका इलेक्शन कार्ड बना हुआ है सर। आप इनके बीच वोट मांगने आते हैं, हर एक जनप्रतिनिधि वोट मांगने आता होगा, पर इनकी जब समस्याओं की बात होती है तो वो तमाम लोग कहाँ चले आते हैं। इसके निवारण के लिए कोई सॉल्यूशन है तो कहिए। बड़ा मार्केबल शब्द आपने प्रश्न पूछा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। एजेंडा यही होना चाहिए। इत्तेफाक से ऐसे एजेंडे उभर नहीं पाते हैं और आपने इस एजेंडा को सामने लाया। मैं आपको स्मारित करना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, मैंने जब 2001 में पहले आम चुनाव यानी पंचायत राज के पहले आम चुनाव में जब मैंने दस्तक दी थी इस इलाके में, तो मेरा पहला मुद्दा पुनर्वास ही था। अच्छा। और मैंने कलेक्टर से सवाल पूछा था, गुप्ता लखमनिया बांध पर खाना बदोश की जिंदगी जीने वाले गरीबों को, कटाव विस्थापितों को अविलंब पुनर्वासित करो। ये मामले खटाई में पड़े हुए थे, ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे। 2008 में 13 दिनों तक लगातार कलेक्टर के कार्यालय को घेरा गया। अच्छा। कलेक्टर कार्यालय को हमने ठप किया, हमारी गिरफ्तारी हुई, 500 लोग गिरफ्तार हुए। उसके बाद 12 बजे रात में कलेक्टर के साथ एग्रीमेंट हुआ टाउन थाना में बैठ करके, और एग्रीमेंट होने के बाद जमीन एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू हुई और सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई 2008 में। अभी तक वो कार्य कहाँ तक चला है? अब वही मैं बता रहा हूँ क्रमशः। जी जी। 2008 से 12 तक वो प्रक्रिया, सूची बनाना और उलटफेर करना, इसमें लगे रहे। हमने सर्वदलीय सूची बनवाई, डीएम को और सीओ को कंपेल करके, उसके बाद सर्वदलीय सूची बना करके 2009 में सूची भी पारित करवा ली गई। जमीन एक्वायर्ड 37 एकड़ 23 डिसमिल जमीन एक्वायर्ड करवाया गया। उसमें से 27 एकड़ जमीन था, उसमें कुछ हाईकोर्ट का लफड़ा लग गया था,
हमने सीओ को कहा, डीएम को कहा, एसडीओ को कहा कि हाई कोर्ट के डिसीजन के पहले लोगों को बसा दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन उसमें आनाकानी करने लगा। अच्छा। तो मैंने 21 दिसंबर 2013 की तिथि को बांध पर मीटिंग करके और छप्पर उठाया माथे पर और 500 परिवारों को बसाने का काम हमने शुरू कर दिया। तो यहाँ से 500 परिवार उधर बस जा चुके हैं। चुके हैं, बसाए गए हैं सोनापुर मौजा के 510 थाना की जमीन पर। उसके बाद हमने 24 दिसंबर 2013 को फिर दूसरे किस्त में 55 परिवारों को महमदपुर मनी मौजा के 1 एकड़ 83 डिसमिल जमीन पर जी। हमने उतने परिवारों को पुनर्वासित करवाया। बाद में चल करके हाई कोर्ट में मामला कुछ फंसा, बाकी जमीन रिजेक्ट हो गई, एक्वायर नहीं रह सकी, मामला उलट गया। फिर हमने 2017 के दिसंबर से 2018 के 3-4 जनवरी तक लगातार कलेक्टर कार्यालय को शीतलहरी में घेरे रखा। अच्छा। उसके बाद 3 जनवरी 2019 को एग्रीमेंट हुआ, फिर लिखित आदेश निकला फ्रेश जमीन एक्वायर करने का, और अभी वर्तमान में दरियापुर मौजा में सफापुर के किसानों की स्वेच्छा से दी गई जमीन और फिर महमदपुर गौतम में स्वेच्छा से दी गई जमीन और सोनापुर मौजा में 2.5 बीघा स्वेच्छा से दी गई जमीन, लगभग 20 से 25 बीघा जमीन फिर हमने एक्वायर कराने का सारा दस्तावेज तैयार कर लिया है। वो प्रक्रिया हमारी चल रही है। बीच में कोरोना की मार आ गई, बाढ़ आ गई, अब बाढ़ के बाद इलेक्शन आ गया, नहीं तो हमारा पहले पुनर्वास होता, चुनाव से पहले हम पुनर्वास करा लेते। ये हमारी लड़ाई है और यही हमारी रिपोर्टिंग है। आगे प्रश्न कीजिए। सर, हमारी भी लड़ाई यही थी कि अगर हम यहाँ आते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं कम से कम उनको सर आगे निकालना है, सरकार के सामने फॉरवर्ड करना है, उनको दिखे कि किस तरीके से आज के दौर में जब लोग रातों रात स्टार हो जाते हैं, रातों रात वायरल हो जाते हैं, उस दौर में कोई इंसान, सर सबके हाथ पांव सब कुछ सेम है ना सर, कोई दूसरा नहीं है ना, कोई जाति धर्म देखकर भगवान तो नहीं भेजे थे सर, है ना, माँ के ही पेट से सबको आना है, फिर ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हैं? इसके खिलाफ मैंने सोचा कि मुहिम छेड़ी जाए। मैंने जो बताया, हाँ, बिल्कुल सर, आपने जो बताया उससे मैं आश्वस्त हूँ और आशा करते हैं आपसे, आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ बसे और भी जितने लोग हैं उनको भी आप पुनर्वास का लाभ देंगे। अब आइए आपको एक अगला एजेंडा भी हम बता देते हैं। बताइए ना। हमने 18 अक्टूबर इसी 18 अक्टूबर 2001 को और उसके 1 महीने पहले सीओ को जनता की अदालत में हाजिर करके हमने एग्रीमेंट लिखित कराया कि ये इलाका गंगा कटाव से प्रभावित इलाका है। इस जिला परिषद 35 क्षेत्र के 3-4 पंचायत गंगा में विलीन हो चुके हैं, पंचायत होमलेस हो चुके हैं, बेचिरागी हो गए हैं। वैसे पंचायतों का भार इधर ही है। गंगा कटाव में एक एजेंडा हमारा यह भी है कि सरकार फसल क्षतिपूर्ति, एक फसल नुकसान होने पर 1300 रुपये बीघा देती है, और यहाँ किसानों की जमीन पिछले 30-40 वर्षों से दोनों फसल गंगा में बर्बाद है। इसलिए 13 दूनी 2600 रुपये साल के हिसाब से 40 साल का फसल का क्षतिपूर्ति मुआवजा भी किसानों को मिलना चाहिए। ये एजेंडा हमारा एजेंडा, आपको लगता है ये एजेंडा सरकार मानेगी? हाँ, मानना है। जब कॉर्पोरेट घराना को 5 लाख करोड़ का टैक्स रिबेट देती है, उनके बाबूजी का पैसा, किन्हीं के बाबूजी का पैसा हम नहीं मांगते हैं। एक एक पंचायत से लाखों रुपया पेट्रोल में हम टैक्स देते हैं, डीजल में टैक्स देते हैं, कपड़ा लत्ता जो सब बाल बच्चा पहनता है हमारा ही पैसा जमा होता है। हम किन्हीं के बाबूजी का पैसा नहीं मांगते
मांगते हैं, हमारा पैसा हमको दो विपत्ति के काल में, हमारा पैसा हमको दो हमारे आपदा के काल में, ये हम मांग करते हैं। हम उनका पैसा थोड़े कहते हैं आप अपना खेत बेच करके दे दीजिए। हम किसी का पैसा नहीं मांगते हैं, हमारा ही पैसा रिलायंस कंपनी को मिल रहा है, हमारा ही पैसा टाटा बिरला को मिल रहा है। हम कहते हैं वो लौटा के थोड़ा हमको भी दे दो, उसी में से काट करके हमको भी क्षतिपूर्ति चाहिए। हमारा ही पैसा अडानी अंबानी को भी मिल रहा है। हाँ। सर आखिरी सवाल यही करना चाहूँगा आपसे। चलिए ये सब कुछ तो अच्छी बातें हैं ना, आप लगातार जनता के बीच में एक जनप्रतिनिधि के रूप में बने हुए, चाहे चुनाव हो या ना हो। हाँ। और आखिरी संदेश हमारे कैमरे को देखिए सर, हमारा चैनल और वहाँ जितने लोग आपके दर्शक आपके मतदाता जो देख रहे हैं उनसे क्या अन्य निवेदन करना चाहेंगे? चुनाव का समय है, अपना चुनाव चिन्ह सर बता देंगे। देखिए मैं तो हमेशा जनता के बीच में कहता हूँ, मैं जनता के आंदोलन का सिपाही मात्र हूँ। देहाती भाषा में हम कहते हैं जोन है हम। जोन का मतलब होता है जोन मजदूर। हम लोगों के गांव के भाषा हम कहता है जोन चलाई दियो। सही बात। जोन चलाई दियो का मतलब तनी खेत में काम करे ले। तो हम जनता संविधान में जब मालिक जनता को बनाया तो हमने कहा कि जनता हमको जोन बना लें। हम तो सदैव कोदार लेकर खड़े रहते हैं, अपना खेत बताइए, कोदार पाड़ेंगे। हम बिना पूछे किसी खेत पर इसलिए नहीं जाते हैं वो कहेंगे खेत दखल करने आ गया। इसीलिए हम पूछना चाहते हैं जनता से कि हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 में हमको इस बार लेडी पर्स का निशान मिल गया और ये ईवीएम लाल घोर वाला ईवीएम में दूसरे क्रमांक पर लेडी पर्स मिलेगा। हम जनता से अपील करेंगे कि अपने जोन को चुनने के लिए आप लेडी पर्स, जो आपके माँ बहनों की इज्जत का पर्स है, उसी पर्स पर बटन दबा करके एक बार जनता की जीत सुनिश्चित कर लेंगे। जनता का जोन जीतेगा, बाकी सबको हारना पड़ेगा। यही हम जनता से अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए चुनाव का वक्त है तो रोचक जनप्रतिनिधि मिलेंगे और ये काफ़ी पुराने जनप्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्र के, और लगातार जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये अपनी जनता के बीच में एक्टिव रहते हैं। मतदाता आप हैं, दर्शक आप हैं और मूल्यांकन आपको करना है, वोट किसे देना है किसे नहीं, आप अपने विकास के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।